वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ सॉरी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों स्टार्ट किया जाए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम कनेक्टेड है बेटा। माही, श्रेया, विधि, आयुष, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया, अंकित, आदर्श, जनल, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम स्टार्ट करते बच्चों, वही अपने फाउंडेशन के सारे बच्चे, पूरी टीम। और सबसे पहले तो बेटा मैं इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ सीए मनोज प्रजापत। मैंने खुद ने अपना सीए बॉम्बे, एक उस समय की जो बड़ी रेपुटेटेड फर्म थी आर.एस. लोढ़ा कंपनी, वहां से कंप्लीट किया। और पिछले 20 से 25 साल से हम लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं। मैं आप लोगों को एडवांस अकाउंट यहां पढ़ाऊंगा। बच्चों सबसे पहले तो हम बात करें, आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया, मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि प्रोफेशनल एग्जाम का फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली आपने क्लियर किया। अच्छा, कितने बच्चों का स्कोर बेटा 200 और 210 के आसपास है? 200 से 210 के बीच कितने बच्चे? अरे वाह बेटा, क्या बात है। क्या स्कोर बेटा? अरे वाह, परफेक्ट मैच किया बेटा, बैलेंस शीट। हाँ इधर बच्चों एग्जैक्ट 200, वेरी गुड। उधर बेटा 200, वाह वेरी गुड। और बेटा पीछे चार्ली 210, 10 ज्यादा है यार बेटा। इधर बेटा 206, ओके। इधर बच्चों हाँ हाँ ओके 204, वेरी गुड। पहले मेरे को 200 और 210 वाले बच्चे चाहिए बेटा। रोशनी 205, वेरी गुड बेटा। पुष्कर 211, अंकित 210, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। माही 202, प्रिंसी 203, कपिल 212, नंदिनी 211, श्रेयांश 218, ओके बेटा। बच्चों देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा अपने लिए 200 का आंकड़ा। और जिस तरह से परफेक्ट बैलेंस शीट मैच करना अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे 200 का स्कोर अचीव करना इंपॉर्टेंट होता है ना। अच्छा, कितने बच्चों का बेटा 300 प्लस है? 300 प्लस बोलिए बेटा। 304, वेरी गुड। और बच्चों 300 प्लस वाला कोई बच्चा? अपनी अर्ली बर्ड बैच में 2-3 बच्चे हैं बेटा 300 प्लस वाले, है ना, जो 353 पूरा स्टेट टॉपर रहे बच्चे, वो भी हैं, त्रिशा वगैरह। ओके ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों कितने बच्चों को बेटा 250 या 250 से अब हैं? 250 से अब हैं, क्या स्कोर बेटा? 270, वेरी गुड। और बच्चों इधर बेटा, वेरी गुड यार, गुड। इतना तो नहीं पढ़ते थे यार अपन। सिंसियर है, वेरी गुड। 254 ऑनलाइन पर अक्षत, 298, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे 210 से 250 के बीच वाले बच्चे, कितने बच्चे बेटा 210 से 250? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि एग्जाम क्लियर होना बेटा बहुत जरूरी है ना। अच्छा, कितने बच्चों को बेटा अकाउंट सब्जेक्ट में 75 से अबो है? 75 अबो, 75 अबो, ओके ओके ओके। 70 अबो, ऐसा क्या? अच्छा, अरे बोलो बेटा। अरे वाह, एग्जैक्ट। हालांकि स्टेट जो टॉपर बच्चा है, हाईएस्ट स्कोर उसका 89 अकाउंट हाईएस्ट है। अपनी अपनी बच्चा है वो, अर्ली बर्ड बैच में है, अर्ली बर्ड बैच में। चलो बच्चों, खैर कोई बात नहीं। बच्चों 74, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉ में एग्जैक्ट 40, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आती मैंने सबसे पहले तो आप सभी को इस बात के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने सी फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है बेटा। और ये प्रोफेशनल एग्जाम का पहला स्टेप क्लियर कर लेना
अपने को लाइफ में एक इतना एनर्जी, इतना पावर, इतना फ्यूल देगा ना कि जब हम सीए फाइनल तक की लंबी जो यात्रा करने जाते हैं, बार बार इतना प्रेशर आप लोगों के ऊपर होता है। और ऐसी स्थिति में जब बच्चा बिखरता है, लोड ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, फाइनल तक की मैं बात कर रहा हूं, और उस समय बार बार हम लोगों को एनर्जी पावर देने का काम करेगा कि यार हमने सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करके आए। और कई ऐसे बच्चे, बेटा मैं बहुत से बच्चों को देख भी रहा हूं जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो कि इतना माजदा, इतना पोटेंशियल भी रखते हैं बेटा, जो कि ऑल इंडिया रैंक लाने का कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन नंबर गेम काम नहीं आता बेटा। ऑल इंडिया रैंक हम लोग सी फाउंडेशन में नहीं ला सकते थे क्योंकि रैंक सिस्टम फाउंडेशन में है नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट और फाइनल, यहां जो ऑल इंडिया रैंक है, इसका रिवार्ड हम लोगों को लाइफ टाइम। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि यार देखो, आप इतने लकी स्टूडेंट हो, देखो पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव। सबसे पहली पॉजिटिव स्टेप तो आपने फाउंडेशन क्लियर करते ही ले ली। अब आगे का भी जो पॉजिटिव अप्रोच है वो लेके चलना है। देखो आप कितने लकी स्टूडेंट हो, शायद और भी टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि देखो आपके आते ही कितने सारे मॉडिफिकेशन हुए। सबसे पहला चेंज, 8 जो पेपर हुआ करते थे वो 8 से हो गए, अब आपके सामने 6 पेपर है। जानकारी बेटा आपको। दूसरी बात, रैंक सिस्टम आपको फाउंडेशन में नहीं था लेकिन इंटर में रैंक सिस्टम है। तीसरी बड़ी बात, सेट ऑफ का सिस्टम है। अगर आप बौद्ध ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, इंडिविजुअली सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए 40-40 का स्कोर चाहिए और एग्रीगेट हमें चाहिए 50%। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, आपने बौद्ध ग्रुप एक साथ दिया और बौद्ध ग्रुप देने में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज्यादा स्कोर है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कम स्कोर है। दोनों का टोटल मिला के भी अगर हमारा एग्रीगेट 300 बैठ रहा है, तो ऐसे केस में एक ग्रुप में जो आपको एक्सेस आया वो दूसरे ग्रुप में सेट ऑफ हो जाता है और अल्टीमेटली बच्चा पास है। यानी हमें हर सब्जेक्ट में 40-40-40 लाना है। और सपोज करें किसी कारण से ग्रुप नंबर 1 में मान लीजिए आपके पास 160 का स्कोर है, 150 मिनिमम था लेकिन 160 10 सरप्लस है। ग्रुप 2 में आपके पास 140 है। एग्रीगेट अगर सिर्फ आप ग्रुप 2 देते इंडिविजुअली, तो चूंकि आपको एग्रीगेट मैनर में 150 लाना था लेकिन आपके पास है 140, 10 मार्क कम है, फेल मानते। लेकिन बेटा 10 नंबर का इधर सरप्लस, उधर सेट ऑफ मिल जाएगा। और सेट ऑफ का ये जो बेनिफिट है, ये हम लोगों को दोनों ग्रुप क्लियर करने में बहुत बेनिफिट देता है। एक और बड़ा बेनिफिट शायद आपकी जानकारी में भी होगा बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि बच्चा प्रिपरेशन तो बहुत ग्रुप की करता है यार, लेकिन एग्जाम के आखिरी समय बिखर जाता है ये सोच के कि यार मैं अपने आप को फोकस कर लेता हूं एक पर्टिकुलर ग्रुप पर, दूसरा ग्रुप में नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूंगा। लेकिन हम बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सेकंड ग्रुप के कुछ पेपर तैयार हैं तो आप तो सेकंड ग्रुप भी दो। रीजन ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 60 या 60 से अबो का स्कोर है, तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्टेड है बेटा, पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ मान लीजिए। हो सकता है सब किसी सब्जेक्ट में आपको 30 स्कोर है, किसी में 35 है, लेकिन एक में 61 है, तो जिसमें 61 है वो आपका एग्जाम्प्टेड है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब एग्रीगेट होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड है उसके एक्चुअल मार्क्स जोड़ेंगे। तो आप 61 लेके आए, मतलब 11 नंबर का जो सरप्लस है आपका, वो अगले अटेम्प्ट में बाकी जो 2 पेपर है उनको क्लियर करने में एग्रीगेट का हेडक खत्म होता है। तो इसलिए बच्चों देखो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, फर्स्ट डे टारगेट बेटा हमेशा बड़े ही रखना, बौद्ध ग्रुप का टारगेट रखना, टारगेट अपना ऑल इंडिया रैंक का होना चाहिए। सोच के रखो बेटा, बिल्कुल कमिटेड रहो, ऑल इंडिया रैंक लानी है। और ये अगर हम टारगेट लेके चलेंगे तो तय बात है, स्टडी उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। और अगर मैं बात करूं नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की पूरी टीम की, तो आप जानते ही बच्चों कि 3 ऑल इंडिया रैंक, अभी आपको शायद सर ने रिजल्ट भी बताए होंगे, 3 ऑल इंडिया रैंक रिसेंट जो एग्जाम रही उसमें 3 ऑल इंडिया रैंक अपनी एकेडमी से रही है। और एकेडमी के सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अकाउंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंट 100 मार्क का बेटा ये पेपर है,
और इस 100 मार्क के पेपर में हम लोगों को जो स्टडी करनी पूरी तरह से कंसेप्चुअल। देखो फाउंडेशन एक अलग मैटर था यार, बहुत क्लियर बात मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। देखो फाउंडेशन एक पूरा एक अलग गेम था यार। फाउंडेशन का गेम जो है ना बेटा, मैं बोलता हूं फाउंडेशन तो वो बच्चा भी क्लियर कर लेता है जो जस्ट स्टडी मटेरियल कर लिया ना। अब आप तो सब जानते हो, एग्जाम दे के बैठे हो, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। अब बताओ, स्टडी मटेरियल भी बच्चा अगर कर लेता है, स्टडी मटेरियल के अलावा बाकी कुछ भी नहीं देखता है, तो भी मैं बोलता हूं बच्चा फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लेता है यार। क्या आप मेरी बात को एग्री करोगे? कराए बच्चों, कई बच्चों ने सिर्फ मॉड्यूल करा है ईमानदारी से। है क्या ईमानदार? कितने बच्चे बोलते हैं बोला हम लोगों ने सिर्फ मॉड्यूल किया? ओनली मॉड्यूल ना बेटा, देखो सिर्फ मॉड्यूल किया और एग्जाम क्लियर मारी। लेकिन यार इंटर और फाइनल का गेम, यहां आपको कंसेप्ट पे चलना है। मैं सिर्फ मॉड्यूल तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा। मॉड्यूल के अलावा हम लोगों को एमटीपी, आरटीपी, उसके अलावा पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो दिखने में बड़े उटपटांग से हैं लेकिन कंसेप्ट वाले हैं, वहां मेरे को यहां पर आप लोगों को कराना है। एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से हम लोगों को यहां पर समझना है। और जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए, मैं आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, और जहां पर भी आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, बिल्कुल आप बीच में पूछ सकते हो। तो उस कंसेप्ट को एक नहीं, दो तीन चार तरीके से समझाने का हम कहीं ना कहीं अपने आप में इतनी एलिजिबिलिटी रखते हैं। बस अपने कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए। अच्छा स्कोर करने के लिए मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर बेटा होमवर्क। बहुत से बच्चे यहाँ फाउंडेशन वाले भी बैठे हैं जो फाउंडेशन मेरे से पढ़े हैं बेटा, वो बच्चे से फाउंडेशन में भी मैं रिक्वेस्ट करता था कि बच्चों में यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा दूं यार। लेकिन वो 50 क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके हाथ से किए हुए 5 क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या बच्चों, अकाउंट का पेपर होता है लेंदी, और लेंदी पेपर होने से अपने को मोमेंटम बना होना चाहिए हाथ का। वहां हम सोचने बैठे कि यार मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, डेबिट में कितने कॉलम, क्रेडिट में कितने कॉलम, नहीं ना यार। वो मोमेंटम, वो रिदम में क्वेश्चन करना है अपने को, फ्लो में क्वेश्चन करना है। और वो मोमेंटम और वो रिदम कब सेट होगा? जब रेगुलर होमवर्क। तो देखो, आप लोगों को जो भी हम लोगों से, टीचर लोगों से जो एक्सपेक्टेड है, आप जितना एक्सपेक्ट करते होंगे ना, 100% एक्सपेक्ट करते होगे, तो हमारी ओर से 150 आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सुन लो। आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ रेगुलर होमवर्क, और दूसरा होमवर्क भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बेटा। जो कंसेप्ट मैंने कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के मैं डेली आपको भेजूंगा, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद चैप्टर एंड हुआ, चैप्टर का टेस्ट, दो चार चैप्टर ज्यादा हुए तो उसके बाद उन पर्टिकुलर उन तीन चार चैप्टर का एक क्वार्टर टेस्ट। तो ऐसा करने से प्रैक्टिकली देखा जाए कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपके डाउट जो हैं वो समय रहते क्लियर हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए बेटा, बढ़ के स्टडी करना है, सब बच्चे कमिटमेंट के साथ। चलो, कितने बच्चे ये मानते हैं बेटा कि सीए इंटर में आप रैंक के लिए तैयार हैं? अरे बिल्कुल बेटा, हम तो बोलते थे वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो सुनो बेटा, अपन ने हाथ खड़ा किया ना, तो चार बच्चे और देखना चाहिए। तो उससे क्या होगा पता है? अपने अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, एक पावर पैदा होता है कि नहीं यार हमें स्टडी करनी है। पूरी बैच में मैंने हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब मैं बौद्ध ग्रुप मेरे को ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर करना, और थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट बौद्ध ग्रुप क्लियर हुआ, वो भी मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, एक और बेनिफिट मैं आपको गिना रहा था, आपको शायद जानकारी में है, पहले बेटा आर्टिकलशिप होता था 3 साल का, अब आर्टिकलशिप हो गई बेटा 2 साल की। इन्हें आप देखो यार, कितने तो बेनिफिट हैं आप लोगों के लिए यार। इन्हें वास्तव में देखा जाए, आप लकी स्टूडेंट हैं, आपको कितने सारे बेनिफिट है। 3 साल की आर्टिकलशिप के बजाय 2 साल की आर्टिकलशिप है, और 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद सीधे आप सीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और एक और बड़ा बेनिफिट, अब बताओ, पहले सीए क्वालिफाइड होके इंडियन टेरिटरी में सर्विस देता था, इंडिया इंडिया में सर्विस देता था। आज आप सोचो, इंडिया के सीए की रिक्वायरमेंट ग्लोबल, यानी वर्ल्ड वाइड है।
और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने पिछले साल जो सिलेबस चेंज किया, अकाउंट के अंदर बहुत बड़े चेंजेस किए। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फाउंडेशन का अकाउंट, इंटर का अकाउंट और फाइनल का अकाउंट, तो देखो इंस्टीट्यूट ने क्या काम किया, बेसिक जितने भी चैप्टर है सारे फाउंडेशन में डाल दिए। और लिटरली हम लोग फाउंडेशन पढ़ाते हैं ना, तो मैं आपको दावे से बोलता हूं बेटा, पिछले 25 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अकाउंट का क्वालिटेटिव और बर्डन वाला सिलेबस अगर है तो वो सिलेबस आप फेस करके और एग्जाम पास करके आए। लिटरली बेटा, पिछले 25 साल के इतिहास में फाउंडेशन में सबसे ज्यादा सिलेबस अगर रहा है तो वो आप लोगों के समय रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में सारे बेसिक्स डाल दिए। उनको अब इंटर फाइनल में नहीं पढ़ाना है। अब इंटर में क्या पढ़ाना है, इंटर में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज हम यहां देंगे, उनसे रिलेटेड चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि अपने पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, 70% सब्जेक्टिव है, 30% ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आप मान के चलें 8-8 नंबर के 3 केस स्टडी है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। तो ऐसा अपने को 30% जो पोर्शन पढ़ना है वो बिल्कुल केस स्टडी और एमसीक्यू बेस्ड पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं रहा कि आपने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। उन कंसेप्ट और लॉजिक पर अपने को बात करनी है। फाइनल में इंस्टीट्यूट ने क्या काम करा, देखो फाउंडेशन में डाल दिए सारे बेसिक चैप्टर्स, अब उनको दोबारा नहीं पढ़ाना है। इंटर में डाल दिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सीए फाइनल के अंदर डाल दिए सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। क्योंकि आज जो इंडिया से सीए क्वालिफाइड हो रहा है वो बंदा इंडिया के बाहर भी सर्विसेज दे रहा है। एक अकाउंटेंट के तौर पे सर्विसेज दे रहा है, एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के तौर पे सर्विसेज दे रहा है। तो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है। चलो बेटा, ये तो बच्चों मैंने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने सीए प्रोफेशन से रिलेटेड बातें आप लोगों के बीच में रखी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई अभी तक जो मैंने बातें की उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते बेटा। अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ जनरल बातें हम कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। और इस बात से रिलेटेड कि देखो फाउंडेशन क्लियर हो गया, मैंने आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया, बहुत अच्छे से आपने इंजॉय भी कर दिया। लेकिन अब ये इंजॉयमेंट को भूलना पड़ेगा बेटा, अब अपने को हकीकत पे आना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब इंटरमीडिएट का गेम पूरा अलग है। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको रियल फैक्ट से परिचित करा रहा हूं। लेकिन एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम मिलता है इंटर में स्टडी के लिए। उसके बाद फाइनल की स्टडी के लिए पूरे पूरे कितने साल मिल जाते हैं अपने को, 2 साल। और उसी बीच में आप लोग आर्टिकलशिप के लिए भी जाते हैं, तो आर्टिकलशिप में सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ऑडिटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलो बेटा, यहां तक तो बच्चों मैंने बेसिक्स की बात की थी, यानी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। चलो सब्जेक्ट स्टार्ट करें बेटा हम लोग। आज हम अकाउंट के कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं और उसके बाद 2 लेक्चर के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सॉरी। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है कि यार हम तो सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए, बेसिक हमारे परफेक्ट है। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, मैं कुछ ऐसी यूनिक बातें आप लोगों से पूछूंगा, ये हम डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों को सीए इंटरमीडिएट लेवल पर काम आनी है। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पर बात करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, मैंने लिखा बेटा बेसिक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों आप जानते हैं बेटा बैलेंस शीट में असेट साइड होता है। बहादुर बच्चों आप जानते हैं बेटा, ये देखो ये बैलेंस शीट बनता है। हालांकि कंपनी का बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं है, बस मैं कंसेप्ट के पर्पज से बात कर रहा हूं। चलिए बेटा, यहां हम लिखते हैं असेट। क्या आप असेट को डिफाइन कर सकते हैं, असेट शब्द को डिफाइन कर सकते हैं?
हाँ सिंपल सिंपल बेटा, अपन बेसिक डिस्कस करें बच्चों, बराबर बेटा। हाँ यस, असेट मैं बात करूंगा, असेट की मैं बात करूंगा, लाइबिलिटी की मैं बात करूंगा, इनकम की मैं बात करूंगा, एक्सपेंसेस की, लेकिन ये सब मैं बात करूंगा इंटरमीडिएट के कंसेप्ट के बेसिस पे। हाँ जी बच्चों, असेट का मतलब जनरल मीनिंग कोई भी ऐसी असेट जो कि हमें फाइनेंशियल बेनिफिट दे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बोलिए बच्चा। ऐसी कोई संपत्ति जो हमें आगे कमा के दे। वेरी गुड, सही जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। और कोई बच्चा, हाँ बोलो बेटा। जो प्रोडक्शन में यूज हो। वेरी गुड। ऑनलाइन टीम, अमित, पुष्कर, अंकित, तुलसी जैन, समथिंग दैट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ओके बेटा। चित्रांश, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वेरी गुड। अभिषेक, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके बेटा। चलो बच्चों अब सुनना बेटा, देखो मैं कुछ बेसिक बेसिक बातें आज और कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला टर्म मैंने उठाया असेट। अगर मैं हमारी सीए इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी यूज करती उस मैनर में बात करूं तो समझना जी। असेट दैट मींस एनी रिसोर्सेस। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, क्योंकि अपने को एमसीक्यू भी है, 30% एमसीक्यू बेस्ड है। असेट हम किसको बोलेंगे? असेट दैट मींस एनी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को हम हिंदी में बोलते हैं साधन संसाधन। तो सबसे पहली बात, असेट हम तब बोलेंगे जब हमारे हाथ में कोई रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस कैसे? रिसोर्सेस के रूप में बोलो मेरे पास कैश इन हैंड हो सकता है, रिसोर्सेस के रूप में मेरे पास बैंक बैलेंस हो सकता है, रिसोर्सेस के रूप में मेरे पास मशीन हो सकती है, रिसोर्सेस के रूप में मेरे पास फर्नीचर हो सकता है। तो असेट का टेक्निकल मीनिंग अगर बोले, असेट दैट मींस रिसोर्सेस, एनी रिसोर्सेस, कोई भी साधन, कोई भी संसाधन, जैसे कैश इन हैंड है, जैसे बैंक बैलेंस है, जैसे मशीन है, जैसे फर्नीचर है। आज जब बताओ, मशीन को मैं यूज करूंगा प्रोडक्शन के लिए, फर्नीचर को यूज करूंगा बिजनेस के पर्पज से, कैश और बैंक बैलेंस को भी यूज करूंगा बिजनेस एक्टिविटी में। तो मेरे पास अगर असेट हम बोल रहे हैं दैट मींस एनी रिसोर्सेस। ओके, अब रुको। विच जनरेट, रिसोर्सेस ऐसे हैं जो जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? और ऑनलाइन पर अंकित भाई ने बहुत, चित्रांश ने बहुत सही टर्म यूज किया था, पुष्कर ने भी बहुत सही टर्म यूज किया था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सुनना बेटा, असेट दैट मींस एनी रिसोर्सेस। हमारे पास कुछ साधन है, संसाधन है, और ऐसे साधन संसाधन है जो जनरेट करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी आर्थिक लाभ। कब? भविष्य में। जैसे मशीन है तो मैं इससे प्रोडक्शन करूंगा, फर्नीचर है बिजनेस में यूज होगा, कैश और बैंक है इसको बिजनेस में यूज करूंगा। यानी ऐसे रिसोर्सेस है जिनसे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, भविष्य में आर्थिक लाभ मिलेंगे। अब 2 मिनट रुकना मेरी बात, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों। मान लो कोई ऐसी असेट है यार जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर हो चुके, समाप्त हो चुके, खत्म हो चुके हैं, तो उसको फिर मैं असेट नहीं बोलूंगा, उसको तो मैं प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट के अंदर ले जाके रिटर्न ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में मैं उसी असेट को लेके जाऊंगा जिस असेट से मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकते, तभी मैं बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको लिखूंगा। और अगर मेरे बिजनेस में कोई ऐसी असेट है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब अब उससे किसी प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो आप बताओ उस असेट को मैं पीएनएल में ले जाके रिटर्न ऑफ कर देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये पेन मैंने परचेस किया,
अभी पेन अगर मैंने 3,000 रुपए में परचेस किया और ये 6 महीने चलेगा, मान लीजिए 6 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मैं 6 महीने इसको यूज कर चुका हूं, अब इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई है, तो आप बताइए जो मैंने पेन परचेस किया था इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं लिखूंगा, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाके इसको रिटर्न ऑफ कर दूंगा, बल्कि मैं इसको मान लूंगा कि ये मेरे लिए कौन से नेचर का खर्चा है, ये मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्योंकि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो चुके हैं, एक्सपायर्ड, और एक्सपायर्ड हो गया तो पीएनएल। चलो इसके बजाय अगर मैंने मोटर कार परचेस की, और कार अगर मैंने परचेस की, तो बताओ जी उससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। मैंने कार परचेस की है बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस के जो गेस्ट हैं, बिजनेस के जो ऑडिटर या टेक्नीशियन है, उन लोगों को नाले लाने ले जाने के लिए अगर मैंने कार परचेस की है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए परचेस की है, तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। भविष्य में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, और इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे तो बोलो जी उसको असेट के रूप में मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम कौन से नेचर का मान लेते हैं, कैपिटल नेचर का। देखो मैं असेट की बात करूं, लेकिन असेट से ही बहुत सारी बातें करूंगा। वापस आ जाओ, मैंने सबसे पहला शब्द उठाया असेट। असेट के लिए मैं 3 बातें बताऊंगा। उसमें से पहली बात, एनी रिसोर्सेस। असेट हम तभी बोलेंगे जब आपके हाथ में रिसोर्सेस है। वो रिसोर्सेस कैश के रूप में हो सकता है, बैंक के रूप में, मशीन के रूप में, फर्नीचर के रूप में, और ऐसा रिसोर्सेस जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं, भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, आर्थिक लाभ मिलेंगे। और अगर मान लो इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर्ड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो फिर हम उसको असेट के तौर पे शो नहीं करते, फिर उसको क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस मान के रिटर्न ऑफ कर देते, खत्म कर देते। पक्का बेटा? क्लियर? चलो बताओ। असेट दैट मीन्स एनी रिसोर्सेस विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इतना क्लियर बच्चों? ये देखो, पहला कंडीशन रिसोर्सेस, दूसरा कंडीशन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तीसरा कंडीशन सुनना, ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल। ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है मतलब आपकी ऑनरशिप में। जैसे एक एग्जांपल सुनो, सुनना बेटा ध्यान से। मान लीजिए बाहर एक कार पर खड़ी हुई है। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, पुष्कर ना? अच्छा, पुष्कर भाई, बाहर मान लो एक कार खड़ी हुई है। अब बताओ, कार अपने आप में रिसोर्सेस है कि नहीं? है। अच्छा, कार बिजनेस के पर्पज से खरीदी, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, बोलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अब वो कार हमारी बैलेंस शीट में आएगी कब पता है? जब वो हमारी हो। वो कार हम किराए पे लेके आए, तो बताओ क्या उस पर आपका कंट्रोल है? क्या हम उसको बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? क्या हम उसको असेट बोल सकते हैं? नहीं भाई, उसको हम असेट तभी बोल सकते हैं जबकि उस पर आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल, आपके नियंत्रण में होना चाहिए। और कंट्रोल शब्द का मतलब जरा देखना, कंट्रोल का मतलब क्या निकला। जब मैं कंट्रोल की बात करूंगा तो कंट्रोल का मतलब है उस रिसोर्सेस, उस असेट पर मेरा कंट्रोल, इतना कंट्रोल कि मैं उसको बेच सकूं, मैं उसको चाहूं तो लीज पे दे सकूं, उसको चाहूं तो लेट आउट यानी किराए पर दे सकूं, उस असेट को चाहूं तो मैं डिस्पोज ऑफ कर सकूं, समाप्त कर सकूं, उस असेट को चाहूं तो मैं एक्सचेंज कर सकूं, यानी उस असेट को बेचने का मेरे पास राइट होना चाहिए, उसको लीज पे देने का राइट होना चाहिए, उसको लेट आउट करने का राइट होना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट होना चाहिए, उसको एक्सचेंज करने का राइट होना चाहिए। बराबर बेटा? बताओ बेटा, सबसे पहली बात, हमने सबसे पहला टर्म क्या उठाया बच्चों? असेट। बोलो असेट के लिए कितनी कंडीशन चेक करेंगे? 3। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो, पहला कंडीशन रिसोर्सेस। तय बात है, रिसोर्सेस तो होना चाहिए ना बेटा। रिसोर्सेस के एग्जांपल कैश है, बैंक है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब रिसोर्सेस है। सेकेंड कंडीशन, उसे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो। चलो जी, अगर इकोनॉमिक बेनिफिट उसके एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान के पीएनएल में डाल देते हैं। उसे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तभी तो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, असेट के तौर पे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस के तौर पे। बराबर बेटा? चलो, उसके बाद उस असेट पे क्या होना चाहिए आपका?
कंट्रोल। अब आप बताओ, बाहर कार खड़ी हुई है, वो कार अगर मैंने किराए पे लेके रखी है, किराए पे लेके रखी, तो उसको बिल्ड मैं बैलेंस शीट में असेट साइड में थोड़ी लिखूंगा यार। या चलो मैंने एक बिल्डिंग ली, किराए पर ली, क्या उसको बैलेंस शीट के असेट में लिखूंगा? नहीं। तो उस असेट पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल किस तरह का कंट्रोल? कंट्रोल मतलब हम उसको चाहे तो बेच दे, हम चाहे तो उसको लीज पे दे दें, हम चाहे तो उसको लेट आउट कर दे, किराए पर दे दें, हम चाहे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, हम चाहे तो उसको एक्सचेंज कर दे। पक्का बेटा? अब रुको, अभी मैं बात कर रहा था बेटा कंट्रोल की ही। कंट्रोल इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? ऑनरशिप। कंट्रोल दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? ऑनरशिप। अब रुको जरा, ऑनरशिप को भी मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं बच्चों। लीगल ऑनरशिप, लीगल ऑनरशिप मतलब लीगली आपने उस प्रॉपर्टी को परचेस करा है। जैसे आपने कोई एक बिल्डिंग परचेस की 5 करोड़ में, और आपने अपने नाम पर उसकी रजिस्ट्री की, आपने अपने नाम पर उसके डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, तो आप बताओ जी, आप उसके लीगल ऑनर है। और लीगल ऑनर मतलब उस प्रॉपर्टी पर आपका कंट्रोल है। बराबर बेटा? अब सुनो, यहां कंट्रोल में लीगल ऑनरशिप के साथ साथ हम डीम्ड ऑनरशिप भी लेके चलेंगे। कौन सी ऑनरशिप बेटा? और डीम्ड ऑनरशिप कैसी होती है सुनना। आपने बच्चों अकाउंट के बेसिक में सब्सटेंस ओवर द फॉर्म का नाम सुना है क्या बेटा? सब्सटेंस ओवर द फॉर्म AS1 के अंदर आता था बच्चों, और सीए फाउंडेशन के बेसिक कंसेप्ट के अंदर था सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। सुना है क्या बेटा? कितने बच्चों ने सुना है बेटा सब्सटेंस ओवर द फॉर्म? अरे वाह वाह वाह, आपने सुना बेटा सब्सटेंस ओवर द फॉर्म? बच्चों कोई बच्चा बताएगा मेरे को सब्सटेंस ओवर द फॉर्म? हाँ बेटा। यस, यस, आप बोले बेटा। याद नहीं, बाकी पता है सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। और कोई बच्चा? हाँ बेटा, एग्जाम्पल याद है। ओके बच्चों, ओके 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 बच्चों। यस, सुनना बेटा, हाँ बच्चों 2 मिनट ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले बच्चों सुनना। सब्सटेंस ओवर द फॉर्म AS1 और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन के बेसिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर। कई बार हम क्या करते हैं बेटा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे दिखाते हैं जिनका ऊपर का फॉर्म, ऊपर का प्रारूप अलग होता है, और उसके अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट अलग होते हैं। कभी कभी आप अकाउंट में चेक करने जाओगे, ऑडिट करने जाओगे, तो आपके सामने कंपनी ऐसे ट्रांजैक्शन रख सकती है जिनका ऊपर का फॉर्म, ऊपर का फॉर्मेट, ऊपर के डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और अंदर की रियलिटी, अंदर के सब्सटेंस, अंदर के फैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, एग्जाम्पल के तौर पे नाम बोलो बेटा। हाँ, वंश, एग्जाम्पल ले ले। कल आओगे बेटा? हाँ, पूछना पड़ता बेटा। ये वंश भाई, नहीं नहीं, थोड़ा ढंग से, ये वंश भाई 50 करोड़ की नेटवर्थ है, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा टैक्स भी लगता है इन पे। अब बताओ टैक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या काम किया? सब उस करीब 50 लाख रुपए का मकान परचेस किया। अब बताओ, अगर इन्होंने परचेस किया है तो इनका पैसा लगा है, तो सारे पेपर भी वंश के नाम पे होने चाहिए, बराबर ना? और वंश भाई ने क्या काम करा? ये मकान के पेपर करा दिए वाइफ के नाम,
आप देखोगे तो इस मकान की पूरी रजिस्ट्री, मकान के सारे लीगल एग्रीमेंट, मकान के सारे लीगल डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेके वाटर कनेक्शन तक सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर दिए वाइफ के नाम। अब आप बताओ, आप एक सीए के तौर पर जब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने जाते हैं, आप देखते हैं कि मकान किसके नाम, वाइफ के नाम, रजिस्ट्री किसके नाम, वाइफ के नाम, लीगल एग्रीमेंट वाइफ के नाम, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वाइफ के नाम, सारे पेपर वाइफ के नाम। अच्छा, अब पूछ लिया आपने एक सीए के तौर पे वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि वाइफ ने 50 लाख का मकान खरीदा तो पैसा कहां से आया तो पूछना पड़ेगा ना। वंश भाई बता दूं, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, लिख दूं, ठीक है। इनकी वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 5th पास। देखो बात संभाल ली बेटा, मैंने पास लिख दिया है, हाँ थोड़ा तो मैंने संभाल लिया है, हाँ। अब आप बताओ, अगर वंश भाई इनके स्पाउस यानी इनके वाइफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बात को मैच नहीं करता कि जिससे साबित कर दे कि वाइफ ने अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी से इतना प्रॉपर्टी अर्न किया, तो ये सब्सटेंस ओवर द फॉर्म का परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर कि सारे पेपर आपने वाइफ के नाम दिखा के रखे हैं, लेकिन ओरिजिनली पैसा अगर हस्बैंड का लगा है तो ऐसे केस में अकाउंटिंग करते समय और इनकम टैक्स यानी टैक्सेशन अथॉरिटी भी ये प्रॉपर्टी वंश की मानेगी, डीम्ड ऑनर मानेंगे हम इनको। और प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, ये वंश नाम का बंदा जो इतना पैसा कमाता है, देखो कितना पैसा कमा रहा है, देखो कितना पैसा कमा रहा है। ये बंदा कई बार कार परचेस करता है, लग्जरी कार परचेस की, और टैक्स और इन सब से बचने के लिए ड्राइवर के नाम खरीद लेता है, और ड्राइवर राम सिंह जीवन निकल जाता है उसका कार साफ करते करते, उसको पता नहीं होता कि उसके नाम पे कार है, उसको पता लग जाए ना तो कार लेके जा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और जब भी टैक्सेशन अथॉरिटी या आप जैसे ऑडिटर के सामने फैक्ट आता है कि सामने कार खड़ी हुई है और आपने किसी और रिलेटिव के नाम पे परचेस की है, लेकिन यूज आप कर रहे हैं, ये सब्सटेंस ओवर द फॉर्म का परफेक्ट एग्जांपल है कि आपने ट्रांजैक्शन के ऊपर से पेपर, ऊपर से डॉक्यूमेंट कुछ भी तैयार कर लिए, लेकिन अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट अलग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो अब देखो मैं वापस आता हूं, मैं बात कर रहा था आपसे कंट्रोल की, उस असेट पे क्या होना चाहिए आपका कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब अभी तक मैं बता रहा था लीगल ऑनरशिप, लेकिन कई बार डीम्ड ऑनरशिप भी होती है। डीम्ड ऑनरशिप कैसे होती है वो सुनो, आपने अपने ड्राइवर के नाम पे कार खरीद के रखी है, आपने अपने ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के रखी है कि जो पर्सनल कैपेसिटी से वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, कई बार आपने कार परचेस की होगी फाइनेंस पे, और फाइनेंस की आपकी किस्तें चल रही है, और जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही है उस पर ऑनरशिप फाइनेंस कंपनी लेके बैठी है, सारी इंस्टॉलमेंट आप चुका दोगे तब जाके सारे पेपर आपके नाम ट्रांसफर होंगे। और चूंकि वो कार आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो या वो मशीन आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, भली उसके ऑनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट फाइनेंस कंपनी के पास पड़े हो तो भी हम आपको डीम्ड ऑनर मानेंगे, और आप उस असेट को बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा सकते हो, उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हो, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है। चलो छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ये देखो हमने आज और कल के लेक्चर में बेसिक बेसिक बातें करनी। बेसिक कौन कौन सी, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, इतनी बेसिक बात। चलो असेट कब बोलेंगे बेटा, असेट के लिए कितनी कंडीशन चेक करोगे बच्चों, 3, बोलो बेटा। पहली कंडीशन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस होना चाहिए ना भाई, कैश है, बैंक है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीन है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी रिसोर्सेस हो सकता है, टेंजिबल इंटेंजिबल कैसा भी हो सकता है, रिसोर्सेस मूवेबल इमूवेबल कैसा भी हो सकता है, मैं आगे चल के मूवेबल इमूवेबल भी बताऊंगा, टेंजिबल इंटेंजिबल भी बताऊंगा। तो पहली बात रिसोर्सेस, दूसरी बात उस रिसोर्सेस से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए। अब अगर मान लो कोई ऐसा रिसोर्सेस है जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर्ड हो चुके हैं, बोल उसको रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान के पीएनबी में रिटर्न ऑफ कर देते हैं। और जिस रिसोर्सेज के इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में एक्सपेक्टेड है तो फिर हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, मतलब कैपिटल नेचर का बोलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उस रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब आपकी ऑनरशिप, ऑनरशिप भी दो तरह से, लीगल ऑनरशिप हो सकती है,
डीम्ड ऑनरशिप भी हो सकती है। डीम्ड ऑनर मतलब अंदर से तो ऑनर आप हैं, आपने लीगल पेपर किसी और के नाम पे दिखा के रखे यार। फैक्ट ये है, सब्सटेंस ये है कि आप ऑनर हो, लेकिन लीगल पेपर, उसके फॉर्म, उसके प्रारूप, उसके डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, आपने फाइनेंस पे कोई असेट उठा के रखी हुई है, ऑनरशिप फाइनेंस कंपनी के पास है, आपके पास ऑनरशिप लास्ट ईएमआई, लास्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर पेमेंट करने के बाद आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, लेकिन यूज आप कर रहे हैं, आपको डीम्ड ऑनर माना जाएगा और डीम्ड ऑनर के तौर पे हम उसको असेट के अंदर लिख सकते हैं। बराबर बेटा? तो कंट्रोल, कंट्रोल मतलब लीगल ऑनरशिप भी चलेगा, डीम्ड ऑनरशिप भी चलेगा। कंट्रोल इस तरह का कंट्रोल चाहिए कि आप उस रिसोर्सेस को बेच सकते हो, उसको लेट आउट कर सकते हो, उसको लीज आउट कर सकते हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, उसको एक्सचेंज कर सकते हो। चलो बेटा बताओ मेरे को, क्या असेट का डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर? परफेक्ट बेटा, ईमानदारी से, गुड। चलिए बेटा, अब मेरे को बताइए लाइबिलिटी। देखो बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनती हाँ बच्चों, ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के पर्पज से बात कर रहा हूं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? अपनी मर्जी से बोलो यार, जो बोलना है, खत्म। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्कर, वेरी गुड। लाइबिलिटी जनरल तरीके से बोलो बेटा, लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। चलो मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, हाँ बोर्ड पे देखना। सॉरी, समझ लो बच्चों, टेक्निकली जब हम लाइबिलिटी की बात करेंगे तो लाइबिलिटी दैट मींस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। लाइबिलिटी के केस में रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। पहली बात, रिसोर्सेस याद करो बेटा, रिसोर्सेस शब्द को इसके पहले अभी मैं समझा के आया हूं असेट के अंदर। लाइबिलिटी तब बोलेंगे बच्चों जबकि हमारे रिसोर्सेस का क्या होगा, आउटफ्लो, रिसोर्सेस हमारे यहां से जाने हैं इस लाइबिलिटी के कारण। अंडर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपके रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा बेटा, रिसोर्सेस हमारे पास से जाएंगे किसके अंदर, अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब कोई ऐसा ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, जवाबदेही, ऐसा ऑब्लिगेशन जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्लिगेशन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो जी आपने क्रेडिटर से माल परचेस करा 5 लाख रुपए का, पुष्कर भाई अगर आप किसी से 5 लाख रुपए का माल खरीद के लाए हो तो 5 लाख देना है कि नहीं देना है? हाँ बेटा, देने की नियत रखना है बेटा। तो ऑब्लिगेशन है, एग्जिस्ट करता है। चलो आपने मजदूर से काम करा लिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 10,000। वंश, बोलो मजदूर से काम करा लिया, मजदूर काम कर चुका है, बोलो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि नहीं, ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। और इस ऑब्लिगेशन को अगर आप क्लोज करने जाओगे तो आपके रिसोर्सेस का क्या होगा, आउटफ्लो। तब देखो बेटा लाइबिलिटी में दो चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है लाइबिलिटी में, आउटफ्लो होगा रिसोर्सेस का अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और ऐसे ऑब्लिगेशन जो कि क्या करते हैं, ऐसे ऑब्लिगेशन जो कि क्या करते हैं बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में। कैसे भाई, बैंक से उधार लिया तो बैंक को पैसा देना है,
किसी से माल उधार परचेस करा, उसको पैसा देना है। मजदूर से काम करा लिया, उसको पैसा देना है। पक्का बच्चों? अच्छा, अभी एक शब्द मैंने यूज करा बेटा, कौन सा शब्द याद है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है ना? तो 2 मिनट रुको। जब ऑब्लिगेशन की बात करूंगा तो ऑब्लिगेशन भी 2 प्रकार के हो सकते बेटा। पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और दूसरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। रुको, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो ऑब्लिगेशन सर्टन है, निश्चित है, तय है, एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है बोलो उसको हम लाइबिलिटी के तौर पे अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ऐसा ऑब्लिगेशन है जो अभी सर्टन, निश्चित, डिफाइन नहीं है, प्रोबेबल है, प्रोजेक्टेड है, मे बी मे नॉट भी है, देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता है, देना भी पड़ सकता, नहीं भी देना पड़ सकता है, तो आप बोलो उसको हम लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट डालते हैं। यह बात मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर बताऊंगा। सुना है क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सुना है? पक्का बेटा? चलो वापस बोलो, ऑब्लिगेशन भी कितनी कैटेगरी के आएंगे बेटा? 2। कौन कौन सा ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ऐसे ऑब्लिगेशन जो एग्जिस्ट करते हैं, देना है, सामने वाले से काम करा चुके हो, सर्विसेज ले चुके हो, बेनिफिट ले चुके हो, जैसे बैंक लोन ले चुके हो, पैसा देना है भाई। मजदूर से काम करा चुके हो, पैसा देना है। किसी से माल उधार खरीद चुके हो, पैसा देना है। लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स अ लाइबिलिटी, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और वही ऑब्लिगेशन अगर मान लो प्रोबेबल है, पॉसिबल है, प्रोजेक्टेड है, देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, तो बोलो उसको हम क्या नाम देते बच्चों? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की एंट्री करेंगे क्या? नहीं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को याद करो, बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में लिखाते। याद है बेटा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? पक्का बच्चों सुना है? देखो आप लोग सीए फाउंडेशन करके आए, इसलिए मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शब्द यूज कर रहा हूं, अदरवाइज तो मैं इसको जब AS 29 पढ़ाता तब बात करता। बोलो कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर? बोलो लायबिलिटी में कितनी शर्तें देखोगे? 2। पहला आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, दूसरी बात अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस में है। पक्का? अब सुनना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी तो आता है बेटा, लायबिलिटी में प्रोविजन भी आते हैं। लायबिलिटी के अंदर ही बोलो प्रोविजन भी आते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो देखो बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं हम, प्रोविजन सुना है आपने? अब देखो एक स्पेशल पॉइंट, लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। प्रोविजन जानते बेटा? देखो ये लिखा जी मैंने लायबिलिटी, ये लिखा जी मैंने प्रोविजन, और लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों में अंतर है बच्चों। यहां लायबिलिटी लिखा, ये प्रोविजन लिखा। और जब मैं AS 29 पढ़ाऊंगा तो लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा। बेसिक के तौर पे अगर मैं बात करूं तो लायबिलिटी तब बोलते हैं जबकि आपको किसी को पैसा देना है, वो बात कंफर्म है। सुनना बेटा, आउटफ्लो यानी पेबल, किसी को पैसा देना है ये कंफर्म है, कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। अगर आपको किसी को पैसा देना है कंफर्म है, और अमाउंट कितना देना है ये भी कंफर्म है, दोनों चीज कंफर्म है तो लायबिलिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया, बताओ बैंक से लोन लिया तो पैसा देना कंफर्म है कि नहीं? कितना देना? 20 लाख, ये भी कंफर्म है, और दोनों चीजें यस है तो इसको लायबिलिटी बोलेंगे। चलो
आपने क्रेडिटर से 5 लाख का माल लिया, तो बोलो पैसा देना कंफर्म है, कितना देना ये भी कंफर्म है, बोलो उसको लायबिलिटी बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब बोलो मजदूर से काम करा लिया, पैसा देना कंफर्म है, 20,000 देना ये अमाउंट भी कंफर्म है, और दोनों कंफर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लायबिलिटी। अच्छा, प्रोविजन कहां बोलेंगे, पैसा देना है यानी रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, ये तो कंफर्म है, कितना होगा ये कंफर्म नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई हम बिजनेस लेके बैठे, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट बना रहे, नेट प्रॉफिट आया और नेट प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। अब हम अपने हिसाब से, हम या मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है वो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता देता है कि इतना का आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा। फाइनल तो इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा ना यार, टैक्स देना ये कंफर्म है, कितना देना है ये पता नहीं है, ये कौन तय करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट चूंकि हम भी टैक्स को जानते हैं, हमारा कंसल्टेंट भी टैक्स को जानता है, तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बताएगा और एस्टिमेटेड अमाउंट से आप उसका प्रोविजन बनाओगे। इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बताओ इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे, 500 डेटर है, 500 डेटर से जब कलेक्शन करने जाएंगे तो कुछ तो पैसा डूबेगा, कुछ तो वंश जैसे लोग हैं, नाम बोलो बेटा आपका, नहीं चश्मे वाले बच्चा, हाँ हाँ, अरिहंत, अरिहंत, अभी अरिहंत जैसे कुछ लोग होंगे बेटा, इतने सारे लोगों को उधार माल बेचा, अरिहंत जैसे ऐसे लोग हैं बेटा, ये इन्होंने जिससे उधार माल खरीदा उसको कभी जीवन में पैसा दिया नहीं वापस, और 500 लोगों के बीच में एक दो अरिहंत तो हैं। तो बताओ, हम अगर बिजनेस लेके बैठे हैं तो मेरे को पता है कि सब पैसा डूबेगा, बोलो उसके लिए मैं प्रोविजन बनाऊंगा, कितना डूबेगा ये पता नहीं है, डूबेगा ये कंफर्म है, कितना डूबेगा ये कंफर्म नहीं है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट का हम प्रोविजन बना लेते हैं। अरिहंत नाराज नहीं होना बेटा, मन बड़ा रखो, है ना, ऐसा मन दुखी हो तो प्रेमानंद जी के प्रवचन सुन लो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अब तो इतने सारे 500 डेटर है, जब 500 डेटर से पैसा लेने जाएंगे 2-4% तो अरिहंत जैसे लोग, 2% तो देंगे ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं उन्हें पैसा तो अपने को क्या देंगे। 98% अपने अच्छे डेटर हैं, वो 98% अच्छे डेटर हैं, उनसे भी जब पैसा लेने जाएंगे तो उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। बिजनेस का प्रैक्टिस है, बिजनेस का ट्रेडिशन है। किसी बंदे से लेने हैं मान लो हमें 10,100, तो पुष्कर जैसे लोग हैं 10,000 का चेक बना के दे देंगे, 100 रुपए, अरे बोले सब छोड़ो इतना, बिजनेस लेके बैठा हूं तो मेरे को छोड़ना पड़ जाता है इतना, बोलो डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा ये तय नहीं है, तो उसका हम एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन बना लेते हैं। तो बोलो बेटा, लायबिलिटी और प्रोविजन में अंतर है कि नहीं, पक्का लायबिलिटी का बोलेंगे जहां अमाउंट, जहां पैसा देना है कंफर्म है और कितना देना है ये भी कंफर्म है। प्रोविजन कहां बोलेंगे, पैसा देना कंफर्म है लेकिन कितना अमाउंट देना है ये कंफर्म नहीं। पक्का बच्चों, पक्का। अच्छा, लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन भी आता है कि नहीं, आता है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर हम प्रोविजन को भी लिखते हैं। चलो बोलो बेटा, क्या लायबिलिटी सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से बच्चों, वेरी गुड। बोलो लायबिलिटी में कितनी बातें देखेंगे हम, 2। पहली बात, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और एक और पॉइंट मैंने बताया, लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने अपने सबसे पहले तो सीए प्रोफेशन से रिलेटेड जनरल बातें की, सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल बातें की, और 2 बेसिक शब्दों को समझाया मैंने, असेट और लायबिलिटी। असेट के लिए कितनी कंडीशन चेक करोगे बेटा, 3। लायबिलिटी में कितनी बातें चेक करेंगे, 2। पक्का बच्चों। चलिए बेटा, आज के सेशन को हम एंड करें, बाकी बात फिर हम कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब आपका लेक्चर नहीं बेटा, लास्ट लेक्चर था ये, ओके बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, एनी डाउट बेटा, श्रेया, दक्ष, कपिल, श्रेयांश,
निशत खान, चित्रांश, एनी डाउट बेटा, एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, ख्वाहिश, ख्वाहिश मित्तल, वेरी गुड बेटा। सारिका अग्रवाल, हाँ बेटा, हायर परचेस में भी यही होगा ना बेटा, हायर परचेस परफेक्ट एग्जांपल है श्रेया, डीम्ड ऑनरशिप का। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट बेटा आप लोगों को? आज बेटा अपन ने दो शब्दों, दो टर्म को समझा है, सबसे पहले असेट और दूसरा लाइबिलिटी। कल बात करेंगे हम इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी, इन तीन चार टर्म को समझेंगे। परसों से चैप्टर हम स्टार्ट करने की स्थिति में रहेंगे बेटा। कपिल, लीज, हाँ बेटा, लीज भी, लीज पर भी कोई असेट है ना बेटा, तो वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम असेट के अंदर लिख सकते हैं, लीज होल्ड असेट। कपिल, चित्रांश, पीडीएफ, ठीक है बेटा, चित्रांश में भेज दूंगा। हाँ चल बेटा, सेशन इन करते बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अरे क्या बच्चों, बढ़िया बेटा।